हेलो। स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ से पहले थोड़े से हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत की जाए कि विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास को किस प्रकार काल विभाजन और सीमांकन कैसे किया है, ताकि हम आधुनिक काल को अच्छे से समझ पाएँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेषकर हम रामचंद्र शुक्ल की ही गणना करते हैं। उनके अनुसार जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि विक्रमी संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1300 तक जो है आदिकाल नाम दिया गया है, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था और बाद में उसका नाम आदिकाल पड़ गया। उसके बाद जो है 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक के समय को मध्यकाल नाम दिया और 1900 से बाद के समय को आधुनिक काल नाम दिया। अब मध्यकाल जो एक लंबा समय है 1375 से 1375 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, इसको दो कालों में पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको अन्य नाम दिया गया भक्ति काल और इसकी समय सीमा रखी गई विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहिए। उसके बाद आ जाता है रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा गया। इसकी समय सीमा रखेगी 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत में। अब 1900 से बाद में 1900 विक्रमी संवत को हम अध्ययन के लिहाज से अगर हम उसको ईस्वी में लेके आए तो हम 57 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 1843 आ जाएगा। 1843 मानकर जो है चले। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुछ विद्वान 1850 मानते हैं, कुछ 1857 मानते हैं, सबके अलग अलग। रामचंद्र शुक्ल के आधार पर देखें तो 1843 आता है, क्योंकि अंतिम सीमा जो है रीतिकाल की जो है मध्यकाल की या रीतिकाल की अंतिम जो सीमा है 1900 विक्रमी संवत है, तो 1843 बैठता है। कुछ मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का जो है प्रकाशन 1850 में शुरू हो गया। कुछ मानते हैं कि राजनीतिक बड़ा जो घटनाक्रम था, मुगल राज्य की जो है समाप्ति हुई, अंग्रेजी साम्राज्य जो है स्थापित हो गया, अंग्रेजों के हाथ में बागडोर चली गई 1857 क्रांति की। तीनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जो भी मत लिख रहे हैं उसका वाजिब कारण बताइए कि आप आधार ये रख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी को आधार मान रहे हैं, या आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधार मान रहे हैं, या आधार मनाया जा रहा है 1857 की क्रांति को। कुछ भी रहा हो, ये समय जो है पूरी तरह से मुगल राज्य की समाप्ति के बाद अंग्रेजियों के पास जो है सत्ता आ गई और जो है जो है राजनीतिक लिहाज से जो है राजतंत्र प्रणाली जो चल रही थी, अब जो है साम्राज्यवादी नीति आ गई, जहाँ जो है लोगों का आर्थिक शोषण ही होना था। और इन राजनीतिक कारणों में जो है अंग्रेजों ने बड़े जो है खुल के जो है लूट मचाई, और उस खुल की लूट में जो है बहुत सारी कई नीतियाँ जिनकी जो है बातचीत अवश्य करनी चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स की नीति थी, उसने जो है बहुत सारे राज्यों को हड़पा, अपने जो है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार लॉर्ड जो वेल्लेस्ली की जो है संधि थी, जो सहायक संधि जिसको कहा गया, उन्होंने जो है जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी और बहुत सारी देसी रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे और अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे थे। तो ये सिलसिला चल रहा था। अंग्रेजों से जो है लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे अंग्रेज, और भारतीय जो है कमजोर होते जा रहे थे। पूरा जो है लाभ विभिन्न पदों का, राजनीतिक का, सब पूरा लाभ अंग्रेजों को जा रहा था, भारतीयों की कोई सुध लेने वाला नहीं था। ऐसे में 1885 में जो है स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना। भले वो एक अंग्रेज ने की हो, A.O. हयूम जो है नाम है उनका, उन्होंने की, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में कांग्रेस प्रार्थना पत्रों तक सीमित रही, विभिन्न अधिकार, विभिन्न रियायतें जो है वो मांगती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है आगे हर वर्ष उसके अधिवेशन होते थे और धीरे धीरे जो है कांग्रेस ने वो अधिकारों का सिलसिला भी और बढ़ता गया। कांग्रेस
जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने जो है अधिकारों की मांग जो है और उग्र कर दी और तीव्रता से और हक मांगने लगी। और इसी बीच जो है कुछ बड़े घटनाक्रम होते हैं जो उस समय की राजनीति को जो है प्रभावित करते हैं। विशेषकर मैं बातचीत करूंगा बंगाल विभाजन की, जो 1905 में हुआ, जो बड़े एक राज्य को जो है तोड़ दिया गया। उसका बहुत उस समय की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। और जो कांग्रेस चल रही थी भारतीयों के हकों की लड़ाई के लिए, उसमें मुस्लिम लीग का एक एंट्री हो गई एक तरीके से, और सांप्रदायिक विभाजन कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस से ही अलग जो है कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की। अब उसके बाद बड़ा घटनाक्रम होता है कि कोलकाता और शिमला राजधानियां होती थी पहले भारत की। 1911 में तो स्थानांतरित करने का जो है स्थानांतरित किया जाएगा, ये जो है बातचीत की, ये जो है कानून पास कर दिया गया। और 1912 में पूरी तरह से कोलकाता और शिमला को छोड़कर जो है दिल्ली को पूरी तरह से 1912 में भारत की राजधानी बना दिया गया। अब उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 से 1918 तक। उसमें भी अंग्रेजों ने जो है भारतीयों का खूब इस्तेमाल किया, भारत पे आर्थिक शोषण किया या यहाँ के सैनिकों को अपनी ओर से जो है युद्धों में भेजा। और यही वो दौर था गांधी जी का जो है प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हो चुका था, किसान बारदोली सत्याग्रह 1916 में। उसके बाद अंग्रेजों के जो नियम चल रहे थे, विभिन्न अधिनियम जो चल रहे थे, जो बड़े अधिनियम हैं 1909, 1919, 1935, ये जो है बहुत सारे अधिनियम लेके आए। लेकिन इनमें भी भारतीयों को न मात्र ही अधिकार मिले हुए थे। और 1919 के में एक जो है बड़ा था रोल टैक्ट, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बहुत सारे हत्या लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, वो निर्मम हत्या कर दी गई। कोई मानवता अंग्रेज अफसरों ने नहीं दिखाई और भारतीयों को जो है निहत्थे गोलियां चला दी गई, जबकि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातचीत रख रहे थे। इसी के उसमें जो है फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन आता है, 1999 के आंदोलन आता है, बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया, उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। और इधर अंग्रेज भी जो है लगातार जो है बातचीत करना चाह रहे थे। जब चाहे वो साइमन कमीशन के माध्यम से या जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए उनके माध्यम से, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। 1935 का अधिनियम आया, कुछ रियायतें दी गई और कुछ बातें की गई। और लगातार चलते चलते जो है ये आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1944 तक, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो रहा, इसमें अंग्रेजों की जो है बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। और उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वहाँ मजदूर दल की सरकार आई, तो उन्होंने जो है भारत को स्वतंत्र करने की सोची। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी दुखद रही कि जिस भारत की एकता अखंडता की बात हम कर रहे थे, उस भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो गया और भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। अब भारत देश आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। अब सरकार चलाना था, किस सहारे चले। 1935 के अधिनियम के तहत जो है तब तक सरकार चली जब तक 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है स्वीकृत नहीं किया गया, तब तक 1935 के अधिनियमों के तहत सरकार चली। उसके बाद भारत का संविधान था, भारत के लोग थे, भारत के अपने चुने हुए नुमाइंदे थे। और जो है सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, आम चुनाव, तो बहुत सारी जो है बातें थी। देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी है, तो उन्होंने लगातार काम भी किया। जो है बहुत सारे काम उन्होंने करने थे। और तब से लेकर आज तक जो है आज़ाद भारत की जो है चुनी हुई सरकारें चलती रही, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन भारत के लोग अपना शासन स्वयं चला रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये जो है आधुनिक काल की जो है राजनीतिक परिस्थितियां रही। अब बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियां। जिस देश का हजारों वर्षों से जो है शोषण रहा हो, राजनीतिक, आर्थिक और
जहाँ धर्म आधारित व्यवस्था हो तो ऐसे में, और अशिक्षा हो तो ऐसे में समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आ जाना लाजमी था। और समाज में और धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। अब समाज में कुरीतियाँ थी तो धर्म भी ऐसे भी करते। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस काल में धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को हम एक साथ ही जो है चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। कारण ये है कि आधुनिक काल में राजनीतिक और सामाजिक जो आंदोलन थे वो उन्हीं लोगों ने, वो जो समान लोग थे वही राजनीतिक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, वही राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे, वही लोग थे समाज सुधार के लिए भी, धर्म सुधार के लिए भी जो काम कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों जो है परिस्थितियों को एक साथ जो है बातचीत करेंगे एक ही पॉइंट में, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ। तो ऐसे में जहाँ धर्म विकृत हो चुका हो, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म इस देश में विकसित हुए थे वो भी अपनी जो है महत्ता धीरे धीरे खो गए थे, और यहाँ तक आते आते जो है धार्मिक आधार कोई एक तरह से मजबूत नहीं रह गया था। और मुगल व्यवस्था ने तो जो है धर्म की बहुत सारी आस्थाएं जो है उनको चोट पहुँचाई। भले ही हमारे भक्ति काल में जो है भक्ति की धारा भई हो, लेकिन रीति काल तक आते आते जो है धर्म ने जो है वो विकृतियाँ आ चुकी थी, समाज में वो विकृतियाँ आ चुकी थी। चाहे बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, पता नहीं कितनी सारी जो कुप्रथाएं इस समाज में, इस धर्म में घर कर गई थी। अंधविश्वास, टोना टोटका, ये सब चीज़ें इस समय के उसमें थी। लेकिन एक दौर था कि जब हम अंग्रेजी या पाश्चात्य देशों से प्रभाव जो है हमारा पड़ा, शिक्षा जब हमारे देश में आई, तो यहाँ के जो महान जो नेता थे या पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन्होंने इस देश को, इस देश के समाज को और धर्म को सुधारने के लिए जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास में 18वीं और 19वीं शताब्दी जो है धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के लिए जाने जाते हैं। तो भारत में भी वही है। तो बहुत सारे जो है आंदोलन चले, चाहे वो स्वामी दयानंद जी का हो, स्वामी विवेकानंद जी का हो, रामकृष्ण परमहंस जी का हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हो, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सभी ने जो है अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। राजा राम मोहन राय जी, चाहे वो जो है सती प्रथा की हो, बाल विवाह की हो, बहुत सारे कानून जो है उस समय लागू करवाए गए और भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। और इन जो इस दौर के जो धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन के जो हमारे महान नेता थे, उस समय के महान जितने भी उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने इस देश को मजबूत करने का प्रयास किया और धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की, समाज की नई व्याख्या प्रस्तुत की, और समाज उसमें सुधार भी हुआ। हम इनकार नहीं कर सकते, समाज को नए तरीके से समझा गया, धर्म को नए तरीके से समझा गया और मूलभूत सुधार भी हुए। और इसी दौर में जो है मुस्लिम धर्म, दूसरी तरफ से जो है ईसाई मिशनरियाँ भी काम कर रही थी, तो इधर हिंदू मिशनरियाँ भी काम कर रही थी और समाज सुधारक भी काम कर रहे थे। शिक्षा आ गई थी और इन सब चीज़ों के कारण जब बहुत सारे मूलभूत सुधार हुए, जिसमें हम जो है बहुत सारे जो है बाल विवाह, सती प्रथा पर कानून बने और लोगों को शिक्षा का अधिकार, अछूतोद्धार और वर्ण व्यवस्था, बहुत सारी बातों पर जो है रोक, जातियाँ टूटी, कुछ टूटी, लेकिन आज भी विद्यमान है जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता। लेकिन कुछ मात्रा में जो है उस जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो चले हैं उनका प्रभाव व्यापक जो है नजर आया है, जिसके कारण जो मूलभूत सुधार जो है आज हमें देखने को मिल रहे हैं, या जो प्रगतिवादी सोच आज के भारत के युवा में, आज के जनमानस में जो है, वो उसी काल का परिणाम है कि उन महान नेताओं ने, उन महानुभावों ने जो है हमें अच्छे विचार, सामाजिक विचार दिए, राजनीतिक जो है धार्मिक विचार दिए, तभी हम आज इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं। और नारी शिक्षा जो है एक सबसे बड़ा पक्ष जो है पहलू था, जिसके ऊपर जो है सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है, वो उस काम को जो है कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता कि इतना महान काम किया है। कि सोच के देखिए, जब वो छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जो आज देश के हर एक कोने में जो है लड़कियां निडरता से होकर जो स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, उन लड़कियों को उसका जो शुक्रगुजार होना चाहिए।
सावित्रीबाई फुले जी का, जो उन्होंने जो है कभी हार नहीं मानी। अगर वो एक बार भी हार मान जाती तो आज कोई भी बेटी इस देश की शायद स्कूल कॉलेज नहीं जा रही होती। उसकी लड़ाई जो है अहम थी, क्योंकि एक वो नई सोच लेके आना चाह रही थी। वो अगर उस समय उस रूढ़िवाद से, उस जो है पुरातनपंथी सोच से अगर हार जाती या अपने मान सम्मान पे ले लेती, तो उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। वो उन्होंने यही सोचा कि मैं इस देश की हर बेटी जो है मेरी बेटी, और मैं उसको शिक्षित करना चाहती हूँ, और आगे आने वाली बेटियों के लिए, आगे पीढ़ियों के लिए, जो बेटियां पैदा होंगी इस देश में, उनके लिए नए रास्ते खोलना चाहती हूँ। वो वास्तव में उसमें खोले भी गए। नारी शिक्षा की बात हुई, अछूतोद्वार की बात हुई, नए प्रगतिवादी दृष्टिकोण जो है इस काल में आए हैं। उसके बाद जो है अब सामाजिक रूप से जो है बड़े बदलाव भी आए। जैसे ही हमारा जो देश आज़ाद हुआ, तो समाज को उत्थान के लिए जो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जिसको कहा गया, वो उठाएगी, जिसमें समाज कल्याण के लिए विभिन्न जो है बातें की गई। चाहे वो लोगों को राशन देने की बात हो, या लोगों को अन्य सुविधाएं देने की बात हो, तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। और धार्मिक रूप से भी जो है आज़ादी के बाद जो है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो परिकल्पना की गई, कि हम जो है धार्मिक रूप से किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, जो लोगों की अपनी इच्छाएं हैं। क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है धर्म का, और व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्ति स्वयं सोचे कि उसने किस धर्म को जो है अनुसरण करना है, उसको किस धर्म को मान्यता देनी है। ये भारत का संविधान हम सबको आज़ादी देता है, और कुछ वो बाध्य नहीं करता कि आप किस धर्म को, किस पंथ को मानेंगे। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। और आज हम जो है बड़ी खुशी खुशी जो उस भारतीय संविधान के दायरे में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये था सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ जो है उसकी बातचीत। अब बात करते हैं आर्थिक जो है परिस्थितियाँ। आर्थिक रूप से जो राजपूताना काल के बाद जो है, जो दिल्ली सल्तनत के राजा हों, चाहे मुगल राजा हों, उन्होंने अपने जो है ऐशो आराम के लिए जो है पूरी तरह से मौज मस्ती की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भारत का इतिहास कह रहा है। सबको गद्दी की पड़ी हुई थी, अपनी जो है उनको ताज बचा रहे, अपने ऐशो आराम रहे, तो समाज कल्याण की कहीं पे भी कोई बात नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत अगर कोई भारतीय इतिहास में खिलजी के जो है खिलजी वंश में आती है, थोड़ी बहुत अकबर के में समाज कल्याण की बात आती, भलाई की बात आती, अन्यथा कहीं पर भी कोई जो है समाज कल्याण की या आर्थिक उत्थान की कोई बात नजर ही नहीं आती है। और जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, आधुनिक काल के भी दो पक्ष देख सकते हैं। एक तो है आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का। आज़ादी से पहले जो अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया था, अंग्रेज जो है कच्चा माल लेकर जा रहे थे, और वहाँ का तैयार माल यहाँ बाजार मार्केट में बेच रहे थे। भारतीयों का जो गाँव में लघु उद्योग में बना हुआ माल था, उसकी अहमियत नहीं रह गई थी, और लोग जो बेरोजगार होकर गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। ऐसे में बेरोजगारी का आलम था, और जो है गांव की जो संस्कृति थी वो टूटती जा रही थी। शहरों में बस रहे थे, शहरों में जाकर उनके पास अच्छे मकान भी नहीं थे, तो वो ऐसे जो है बहुत सारे जो है गंदी बस्तियों का विकास भी विभिन्न शहरों में इसी कारण से हुआ है कि लोग गांव से जो है सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से जो है, और तीसरा था आर्थिक विकास, तीनों कारणों से गांव छोड़कर शहरों की पलायन कर रहे थे, शहरों की ओर। और ऐसे में फिर वो रहेंगे कहाँ पर? तो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियाँ जो है डेवलप हो रही है। ये चीज़ देखोगे तो आप भारत के हर शहर में लगभग आपको मिल जाएगी। तो बड़ा आर्थिक शोषण जिस देश का हजारों सालों से हुआ हो, और उसके आर्थिक उत्थान के लिए जो काम किए, बिल्कुल न मात्र जो काम नजर आते हैं। लेकिन आर्थिक सुधारों की अगर हम बात देखें तो आर्थिक वो हमें आज़ादी के बाद नजर आती है। वो पहले 1952 से पहली पंचवर्षीय योजनाएं जो है चली गई, वो बजट बनाया गया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, विभिन्न प्रकार के बजट बनाए गए। उसके बाद जब देखते हैं बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT जो है बहुत सारे जो बनाए गए, और उसके बाद जो है कृषि विकास के लिए जो है कार्य किए गए। जो हमें नदी घाटी परियोजना विभिन्न उस समय की देखते हैं, और हरित क्रांति जो कार्यक्रम चलाया गया, श्वेत क्रांति कार्यक्रम चलाया गया, मछली पालन के लिए नीली क्रांति का कार्यक्रम चलाया गया, जिससे लोगों का बहुत सा आर्थिक उत्थान हुआ। जो आज जो जितना भी हम भारत में देख रहे हैं, अगर तस्वीर उस समय की देखी जाए आज़ादी से पहले की, और आज की तस्वीर देखी जाए, तो हमें जमीन आसमान का जो है फर्क नजर आता है।
कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत जो है कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन एक इतनी बड़ी जो है जनसंख्या के लिए वो काफ़ी नहीं था। कारण था कि जब हम जनसंख्या देखते हैं, देश आज़ाद हुआ तो मोटे से आंकड़े बताते हैं उस समय के कि 36 करोड़ लोग थे, 6 करोड़ पाकिस्तान चले गए, 30 करोड़ भारत में रह गए। और लेकिन जब 1962 में जब जाके 61 में जाके जनसंख्या देखते हैं तो 65 करोड़ है। तो 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाएं भी पूरी तरह से वो काम नहीं कर पा रही थी, वो इतना विकास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गुणात्मक तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। उसका परिणाम हम देख भी, जब परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया इंदिरा जी ने, तो इंदिरा जी को लोगों ने जो है इनकार कर दिया, उनको भी हरा दिया जो है इलेक्शन में। तो कारण था कि लोग वैज्ञानिक तरीके से उस सोच को नहीं देख रहे थे, लोग रूढ़िवादी तरीके से, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे पैदा करना भगवान की मर्जी है। देखिए कोई भी सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी दल की हो, जो भी कोई कार्यक्रम चलाया जाता है उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, हमेशा ही उनके प्रभाव रहते हैं। हम उन पे बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन सबने काम किया है जो आज हम 21वीं सदी में दुनिया के साथ जो हम खड़े हैं, और हमारी जो शिक्षा जो है बहुत ऊपर तक गई है, हमारे जो है डॉक्टर इंजीनियर या हमारे देश ने आर्थिक विकास किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज हम दुनिया के गिने चुने देशों में जो है हमारी गिनती होती है, ये जो है बड़ी बात है। अब बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की। साहित्यिक परिस्थितियों में अब देखते हैं कि जो बड़ा बदलाव आया था साहित्यिक परिस्थितियों में, एक तो श्रृंगारिकता थी, अलंकारिकता से जो है छुटकारा मिला। दूसरा, अवधि और ब्रज जो भाषा चल रही थी साहित्य में, अब नई खड़ी बोली है हिंदी का प्रयोग जो है शुरू हो गया। अब इसमें दो बड़े बदलाव आए कि विषय वस्तु और भाषा में बदलाव आया। विषय वस्तु में अब जो है श्रृंगारिकता की जगह जो है सामाजिकता ने ले ली, क्योंकि आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर को पुनर्जागरण काल कहा गया, जिसको भारतीय हिंदू युग भी कहा। उसके बाद जो है जागरण काल कहा गया, द्विवेदी युग। उसके बाद जो आ जाता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये जो है समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, बहुत सारे आंदोलन चले। उसके बाद विमर्श का साहित्य जो है चलता रहा और आज भी चल रहा है। तो एक लंबी जो है एक जो है स्टेप के बाद जो है विषय वस्तु जो है वो बदलती जा रही है। अब सामाजिक सुधारों की बात चली, वो सामाजिक सुधार किए गए, धर्म सुधार की बात हुई, राजनीतिक सुधारों की बात हुई, मानवता की बात हुई, प्रकृति चित्रण की बात हुई, और मनुष्य की प्रगतिवादी दृष्टिकोण की सोच, जो है मनुष्य के आर्थिक विकास के बारे में प्रगतिवादी साहित्य ने सोचा। व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं के बारे में प्रयोगवादी या नई कविताओं ने सोचा। उसके बाद आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं समकालीन कवियों ने समकालीन समस्याओं को जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो राजनीति से, लोकतंत्र से, धर्म से, समाज से, या व्यक्ति के आर्थिक विकास से, या व्यक्तिगत इच्छाओं से, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समकालीन कवि ने किसी भी विषय को नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार विभिन्न विमर्श का साहित्य आया इसमें, चाहे दलित विमर्श हो, नारी विमर्श हो, अल्पसंख्यक विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो। तो विभिन्न विमर्श के साहित्य को भी इस काल में बहुत बढ़ावा मिला है। और आज हम जो है हमारे पास आधुनिक काल में जो विविधता भरा जो साहित्य जो है देखने को मिल जाता है। ऐसा कोई भी पहलू नहीं दिखाई देता कि जब हम ढूंढ के ये कह सकें कि इस विषय के ऊपर कोई कविता या साहित्य नहीं लिखा गया है। और साहित्य में भी सिर्फ काव्य नहीं रह गया था, इस काल में गद्य की बहुत सारी विधाओं का जो है विकास हुआ। आज चाहे निबंध विधा हो, उसके बाद उपन्यास विधा हो, कहानी विधा हो, या नाटक विधा हो, सभी ने, नाटक के बाद एकांकी विधा, उसके बाद और भी आगे बढ़ गए रूपक नाटक, और इसी प्रकार आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, अनगिनत विधाएं जो है साहित्य में आ गई, जो साहित्य को समृद्ध किया और जो हमें जीवन में नए नए रास्ते दिखाता रहता है। जीवन के किसी भी पहलू को, किसी भी प्रसंग को जो है साहित्य जो है ऐसा नहीं है कि वो उसको जो है अनछुआ छोड़ दिया हो। तो हमारे पास जो है आधुनिक काल में बड़ा एक समृद्ध साहित्य हमें मिल जाता है। अब जो है अपने सवाल को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम बात करते हैं कि इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या साहित्यिक परिस्थितियां जो है इस व्याख्यान के माध्यम से हम चर्चा करें और विभिन्न पहलुओं पे बात की, विभिन्न जो है घटनाक्रमों पे बात की, और उसके जो है सब चीज़ों के ऊपर बारीकी से चर्चा की गई है।
उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुनेंगे उनको आधुनिक काल की जो है परिस्थितियाँ, चाहे वो राजनीतिक हों, मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था कि सामाजिक और धार्मिक को एक साथ जो है जोड़ा है। कारण है कि क्योंकि जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन चले थे, उनके कारण, ताकि हम उनको इकट्ठे एक साथ जो है उनके ऊपर बातचीत कर पाएँ, इसलिए दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दिया। आर्थिक जो है परिस्थितियाँ इसलिए सम्मिलित की गई हैं क्योंकि अंग्रेजों ने जो है भारत का जो है शुद्ध आर्थिक शोषण किया था। उसके बाद साहित्यिक परिस्थितियाँ, क्योंकि इस काल में जो है साहित्य जो है बड़ा जो है प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस व्याख्यान के माध्यम से जो विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुनेगा तो वो अच्छी प्रकार से आधुनिक काल की परिस्थितियों को समझ पाएगा। धन्यवाद।